हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एसएससी बैंक, ग्रुप टी, अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम वे क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस सेशन का पार्ट 1 है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वे हैं आपके अटॉर्नी जनरल। तो अब हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो ये आते हैं आपके आर्टिकल 76 में। सो आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, ही इज़ द हाईएस्ट और द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो ये हाईएस्ट और द फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं हमारी कंट्री में। जो अटॉर्नी जनरल हैं, इनके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वे कितनी होनी चाहिए, जितनी कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनकी जैसी होनी चाहिए। ही अपीयर्स इन ऑल केसेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो जो सारे केसेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनके जो जवाबदेही होते हैं तो वे कौन होते हैं? तो वे होते हैं अटॉर्नी जनरल। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम। तो जो अटॉर्नी जनरल है, इन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, और अगर हमें पेपर में पूछे कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट या फिर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन स्टेट, तो अगर स्टेट की बात करें तो उसका आंसर रहेगा आपका एडवोकेट जनरल, और वे आता है आपका आर्टिकल 165 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Next question is, the strongest muscle based on its weight of the body is the master muscle and is located in the। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपके जॉ में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि आप कैसे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये इसमें से कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A में लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन असम टू ग्रो। तो जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था तो वो जो किसानों को किस चीज़ को उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा, क्या कहते थे असम के लोगों को कि वह क्या उगाएं? टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। Next question is, the disqualification of the members of parliament and state legislatures on the ground of defection has been provided in। तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता प्रदान की गई है। तो जैसे हमने एंटी डिफेक्शन के बारे में पहले भी पढ़ा है पॉलिटी के सेशंस में, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर वो इलेक्ट होता है किसी पार्टी से और बाद में वह अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है, तो उसके ऊपर क्या लगता है? एंटी डिफेक्शन, और उसे क्या कर देते हैं? उसे पार्टी से निकाल देते हैं, मतलब उसे उसकी सीट से निकाल देते हैं। या फिर अगर कोई नॉमिनेटेड इंसान है वह कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लगता है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो आपका एंटी डिफेक्शन है ये कौन से स्केड्यूल में आता है? तो मैंने आपको स्केड्यूल्स याद करवाए थे ना, तो ये आता है आपका 10th स्केड्यूल में। और ये कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें ये आया था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन द 10th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 52nd अमेंडमेंट। कौन से ईयर में? 1985 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से स्केड्यूल में आता है और कौन सी अमेंडमेंट में इसे लाया गया था। और उस टाइम पे किसका टेन्योर था? राजीव गांधी जी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ इंडिया बिगेस्ट इरिगेशन कैनाल। तो इसे भी हम कर चुके हैं ज्योग्राफी में, तो कौन सी है ये? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल। तो अब हम ये देखते हैं, ये है आपका इंदिरा गांधी इरिगेशन कैनाल। तो ये जो आपकी कैनाल है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है आपकी हरिके बैरेज से, और हरिके बैरेज वही पॉइंट है जहाँ पे आपकी सतलुज और जो ब्यास रिवर है आके मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज गांधी जी सत्याग्रह मेंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। तो जो गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ निम्नलिखित में से दो तत्वों से लगाव था। तो वह क्या कहते थे गांधी जी? तो गांधी जी कहते थे हम ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस लेके चलेंगे। ठीक है, जब भी कोई सत्याग्रह होगा। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Which of the following statement is true for the fundamental right to life and bodily freedom as enshrined under Article 21 of the Constitution of India? तो आपने क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए सही है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आर्टिकल 21 के बारे में मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स करवाए हुए हैं, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पहले में क्या लिखा है, दिस राइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो आर्टिकल 21 है ये हमारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, और जो फॉरनर्स जैसे कि जो बाहर से इंडिया में आते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, जो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, बी में क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। तो ये भी आपका ठीक है। थर्ड में क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव द लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो हमें क्या है, हमें राइट है कि हम अपनी लाइफ को विद डिग्निटी जी सकते हैं। ठीक है। फोर्थ में क्या लिखा है, इट कैन बी टेकन एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इन्हें क्या किया जा सकता है, लिया भी जा सकता है। तो ये भी आपका पॉइंट ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये देखते हैं हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्या है कि हर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वह विद डिग्निटी अपनी लाइफ को जी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड INA क्या है आपका, इंडियन नेशनल आर्मी, unfurl the Indian flag after defeating the British on 14th April 1944। तो 14 अप्रैल 1944 को अंग्रेज़ों को हराने के बाद INA ने भारतीय ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मोइरांग। और ये जगह कहाँ पे है, ये एक टाउन है जो कि आपका मणिपुर में देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि INA की फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई थी, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच मुगल एम्परर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान। तो आपने क्या बताना है कि किस मुगल सम्राट का मकबरा समकालीन पाकिस्तान में स्थित है। तो इनमें से किसका जो टॉम्ब है वो पाकिस्तान में है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ जहांगीर। तो जो जहांगीर है इनका रियल नेम क्या था, मिर्ज़ा नूर उद्दीन, और इन्हें क्या कहते थे, मोहम्मद खान सलीम। और जहांगीर किसके बेटे हैं, तो ये किसके बेटे थे, अकबर के। और साथ अगर हम बात करें जहांगीर, तो जहांगीर ने किसके साथ शादी की थी, तो इन्होंने शादी की थी महर उर निसा के साथ। Question number 11 is who has the right to decide whether a bill is a money bill or not। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, इसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी के सेशन में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो वे डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस टाइम पे लोकसभा के स्पीकर कौन है। सो आर्टिकल 110 है जिसके
जिसमें किसके बारे में लिखा गया है, मनी बिल के बारे में लिखा गया है। और जो आपका मनी बिल है ये कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में, ठीक है, ओनली इन लोकसभा। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है और यहाँ से ये आर्टिकल पता होना चाहिए। और किसके पास ये पावर है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, तो कौन बताता है, तो वे बताते हैं आपके स्पीकर। द स्पीकर हैज़ द पावर टू सर्टिफाई अ मनी बिल। लोकसभा हैज़ द ऑल एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर अ मनी बिल। तो जब भी आपका मनी बिल लोकसभा में आता है उसके बाद ये जाता है आपका राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये सिर्फ और सिर्फ 14 डेज़ के लिए रहता है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वह इसे रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को, किसके लिए, फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए। और जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मनी बिल को लोकसभा में तो उससे पहले किसकी रिकमेंडेशन ली जाती है, प्रेसिडेंट की। तो ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेयर इन ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेम सब्सटेंस एज। मानव शरीर में बाल उसी पदार्थ से बने होते हैं जैसे कि आपके फिंगर नेल्स, जो आपके फिंगर नेल्स जिससे बने होते हैं उससे ही आपके जो हेयर है वो बने होते हैं। तो वह किससे बने होते हैं, तो वे बने होते हैं आपके केराटिन से। क्वेश्चन नंबर 13 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो पहली बात करते हैं आर्टिकल 19A की। इसमें लिखा है आगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, हम ये कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटी के सेशन में आपको ये दिख जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल में करवाए हैं। तो जो आर्टिकल 19 है इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ। तो जो आर्टिकल 19 है इसमें आपके 6 राइट्स के बारे में लिखा गया है। कौन कौन से, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो हमने इसे कैसे याद किया था, इसे हमने याद किया था सैम रिसाइड इन पोलैंड, इसे ऐसे याद किया था ना। तो एस से था आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से था आपका असेंबली, ए से था एसोसिएशन, एम से था मूवमेंट, रेसिडेंट से तो आपका रेसिडेंट था, और पी से था आपका पीओ से प्रोफेशन। तो इसे हमने ऐसे याद किया था। Next question is, compared to 50 years ago, the thinning ozone layer has produced dramatic increase in case of। 50 साल पहले की तुलना में ओजोन परत के पतले होने से निम्नलिखित मामलों में वृद्धि हुई है। तो कौन से केसेस में इंक्रीमेंट हुआ है, तो वे आपका हुआ है कैटरैक्ट और स्किन कैंसर में इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और जो आपकी ओजोन लेयर है ये कौन सी लेयर में आती है, तो ओजोन लेयर आपको दिखेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 15 इज, इन विच ईयर वॉज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो ये कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है 2004 में। और इसमें जो ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया था नवंबर 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कब हुई है लॉन्च, तो ये लॉन्च हुई है 1952 में। क्वेश्चन नंबर 17 इज, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। तो चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपका तंजावर में, और जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ पे है, तंजावर, और इसे बिल्ड किसके द्वारा किया गया है, राजा राजा चोला 1 के द्वारा। अब इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये एक हिंदू टेम्पल है और किसे डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवाजी को। ये एक तरह का इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और इसे कब बनाया गया है, 1003। ये आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखें कि इसे किसके द्वारा बनाया गया है, तो वे है आपके राजा राजा चोला 1। और इसका आर्किटेक्चर है आपका द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में इसे बनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 18 इज अ रेजोल्यूशन रेटिफाइंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्स टू बी पास्ड। तो जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उसे रेटिफाई करवाया जाता है दोनों हाउसेज में से। तो आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेपरेट सिटिंग विद मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो हमें कितना चाहिए, 2/3 से हमें क्या करवाना पड़ता है, दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के मतलब 2/3 की मेजोरिटी के साथ हमें ये पास करवानी पड़ती है आपकी एमरजेंसी। तो इसे हमने वैसे इमरजेंसी टॉपिक में मैंने आपको 3 इमरजेंसीज करवाई हैं। तो 3 इमरजेंसीज आपकी कौन कौन सी है, एक नेशनल इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसे कि हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और एक है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल आर्टिकल 360। तो इसे मैंने इमरजेंसी वाले टॉपिक में डिटेल में करवाया है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ। तो ग्लास किससे बना होता है, तो ग्लास आपका बनता है सैंड एंड सिलिकेट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 इज इन विच ईयर वॉज द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास। तो जो आपका वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है ये कब पास किया गया था, इसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1878। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो पास किया गया था जब हमारे ऊपर किसका राज था, ब्रिटिशर्स का, तो तब ये 1878 में पास किया गया था। इसमें अब क्या था कि अगर कोई भी इंसान, वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है, आपकी रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो न्यूज़पेपर्स होती थी वह वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी आती थी। तो इसमें ये था कि ब्रिटिशर्स कहते थे, जो पब्लिशर हैं, कि आप कुछ भी ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करेंगे। तो अगर आप वह पब्लिश करेंगे तो हम आपकी जो ये न्यूज़पेपर है उसे क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे, और आपको फाइन भी देना पड़ेगा। तो क्या होता था, इनके बीच में एक बॉन्ड साइन किया जाता था, जो कि पब्लिशर है और जो कि गवर्नमेंट है उनके बीच में बॉन्ड साइन होता था। और इस एक्ट को हम गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है इसे और किस एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका गैगिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। तो फ्लैक्स आपका नेचुरल फाइबर है, जूट भी नेचुरल फाइबर है, और वूल भी नेचुरल फाइबर है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3, दैट इज टेरिलीन। क्वेश्चन नंबर 22 इज ड्यूरिंग एमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैंड सस्पेंडेड। तो जब आपकी इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 तो वह कौन सी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी। तो उस टाइम पे किस चीज़ को सस्पेंड किया जाता है, तो वह होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 इज द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज। तो जो आपका हिमालय का वह पार्ट जो सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में आता है तो वह कौन सा है, तो वह है आपके पंजाब हिमालयस। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे इसकी डिवीजन की हुई है। एक है आपके पंजाब हिमालयस, एक है आपके कुमाऊं हिमालयस, देन नेपाल हिमालयस और फिर असम हिमालयस। तो ये 4 हिमालयस हो गए। पंजाब हिमालयस आपके किसके बीच में आते हैं, इंडस और सतलुज के बीच में। और जो कुमाऊं हिमालयस है ये आते हैं आपके सतलुज और काली के बीच में। नेपाल हिमालयस आते हैं काली और तीस्ता रिवर के बीच में। और जो असम हिमालयस है ये आते हैं तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। तो जो पंजाब हिमालयस है हमें पूछा गया है कि इंडस और सतलुज के बीच में कौन से हैं, तो वे हैं आपके पंजाब हिमालयस। तो इसे आप याद करेंगे IPS, ठीक है। IPS से I से इंडस, P से पंजाब और S से सतलुज। तो इसको आप ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वह कौन से मटेरियल से बनाई जाती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज केवलर। क्वेश्चन नंबर 25 इज
दश्त ए मार्गो ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री में है? तो ये है आपका अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये है आपका दश्त ए मार्गो और ये है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के सैद्धांतिक सलाहकार कौन थे? तो वे थे आपके ऑप्शन सी, दैट इज सर BN राव। क्वेश्चन नंबर 27 इज द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। तो ये कौन से ईयर में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि अमृतसर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। तो इस टाइम पे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? तो वे थे आपके माइकल ओ डायर, ठीक है, और एक थे आपके कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ थे, वे थे आपके रेजिनाल्ड डायर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पेपर में ये दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, रेजिनाल्ड डायर भी होगा और माइकल ओ डायर भी होगा। आपको याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल हैं वे थे माइकल ओ डायर, और जो कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने किसकी मंजूरी दी थी, जिन्होंने कहा था फायरिंग के लिए, तो वे थे आपके रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। जो आपके गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर है, इनको बाद में किसके द्वारा मारा गया था? तो इनको मारा गया था उधम सिंह के द्वारा। और कौन सी जगह पे मारा गया था इन्हें? कैक्सटन हॉल, जो कि कहाँ पे है आपका? लंदन में। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप। तो कौन से पार्ट में आपका सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है? तो वे है आपका पार्ट 2, और कहाँ से कहाँ आता है? आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 इज सिलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो कौन है इसमें से वाटर सॉल्युबल? तो वे हैं आपके, इसको आप याद करोगे WBC से। तो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, तो इसको आप WBC से याद करोगे। W से होगा आपका वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और कौन कौन से विटामिन? B एंड C। तो विटामिन B एंड C सिर्फ और सिर्फ 2 विटामिन हैं जो कि आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 30 इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट अगेंस्ट द डैश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार उसके कार्यकाल के दौरान किसके खिलाफ एक अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। तो किसके ऊपर कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो वे हैं आपके गवर्नर। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 361 में। और उसी प्रकार प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, कब? ड्यूरिंग हिज टर्म, ठीक है, जब उसका कार्यकाल चल रहा है उस टाइम पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक प्रेसिडेंट के ऊपर और एक गवर्नर के ऊपर शुरू नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 31 इज डू और डाई इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसका आंसर तो आप सभी को आता होगा। मैंने आप स्लोगन्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे स्लोगन डिस्कस किए थे कि किसने कौन सा स्लोगन दिया है। तो डू और डाई का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी जी ने, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो ये आपका पास किया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑन 8 अगस्त 1942 में। जो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? क्विट इंडिया स्पीच दी थी। कहाँ पे? तो पेपर में पूछा जाता है। तो ये दी थी आपकी ग्वालियर टैंक, जो कि कहाँ पे? या मुंबई में, ठीक है। और जो आपका इमीडिएट कॉज था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का, तो क्यों लॉन्च की गई थी? ये की गई थी ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। जो क्रिप्स मिशन था उसके फेलियर के कारण यह मूवमेंट लॉन्च की गई थी। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो आपकी जिसको हीरोइन कहा जाता है, तो वे थी आपकी अरुणा असफ अली। और डू और डाई फेमस स्लोगन एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोट देयर ओन मेमोयर्स दे वर। तो किन्होंने अपनी मेमोयर्स लिखी हैं? तो कौन से ऐसे 2 मुगल हैं?
तो वे हैं आपके बाबर एंड जहांगीर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देन उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है वे है आपकी तुझके जहांगीरी, जो कि आपकी पर्शियन लैंग्वेज में है। और जो मुग़ल एम्परर बाबर हैं इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है कौन सी लैंग्वेज में? टर्किश में, जिसका कि नाम है टर्क बाबरी। ठीक है। और जो बाबर हैं वे ही फाउंडर हैं मुग़ल एम्परर के। और कब फाउंड किया है इन्होंने? 1527 में। पहले आए आपके बाबर, फिर आए आपके हुमायूं, फिर हैं अकबर, फिर हैं आपके जहांगीर और फिर हैं आपके शाहजहां। और उसके आगे ये कंटिन्यू में चलेगा। नेक्स्ट है आपका द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन्स वॉज। तो जो यंग इंडिया और जो हरिजन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके एडिटर कौन हैं? तो वे हैं आपके महात्मा गांधी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो महात्मा गांधी जी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे जैन 1915 को। और कौन सी डेट थी? 9 जैन। और 9 जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि on 9 जैन बिकॉज ऑन दिस डे महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया एंड लेड द इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें क्या हुआ था कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जी आए थे 9 जैन को, और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं वे कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड डायनामाइट। तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज अल्फ्रेड नोबल। क्वेश्चन नंबर 35 इज इन विच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के संशोधन में लोग किस देश के लोग भाग लेते हैं? तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने पॉलिटी स्टार्ट करी थी। तो मैंने कहा था कि जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है। तो हमने पढ़ा था ना प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने उसमें। तो ये कौन से हैं आपके? स्विट्ज़रलैंड के लोग। नेक्स्ट है आपका द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वे होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और अगर आएगा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तो उसके रहेंगे आपके चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 37 इज विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। तो जो माइका है ये आपको सबसे ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो वे देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीमेन टू मैन रेशो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वीमेन टू मैन रेशो क्या है? तो वे है आपकी 940 वीमेन पर 1000 मेल के ऊपर। ठीक है। तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसे हमने बहुत बार किया है। तो ये है आपका मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ पे? तो मणिपुर में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 इज कैगा 2 प्लांट विच सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी इज अ। तो ये क्या है आपका? न्यूक्लियर पावर प्लांट। पेपर में पूछा गया है एक में कि जो कैगा प्लांट है ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटक में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। पहला क्वेश्चन है आपका हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप ये भी बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। और अगर आप इस सेशन में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।